तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। और आज की इस क्लास में हम अपनी पिछली वीडियो को ही कंटिन्यू करेंगे, लास्ट लेक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बजट एट अ ग्लैंस 2023 एंड 24 को स्टार्ट किया था, जहां पर मैं आपको बजट के 4 कंपोनेंट्स के बारे में ऑलरेडी बता चुका था डिटेल में विद थ्योरी एंड न्यूमेरिकल वैल्यूज। मैंने बताया था कि रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, कैपिटल रिसीट क्या होता है, फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, और इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। ये बातें मैंने आपसे लास्ट क्लास में कवर की थी। आज के इस लेक्चर में हम बचे हुए पोर्शन को कवर करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम डेफिसिट वाले पोर्शन को कवर करेंगे। पहले इनकी थ्योरी समझेंगे और थ्योरी के बाद इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज पे आएंगे, और उसके बाद एट द एंड मैं आपको बताऊंगा कि जब गवर्नमेंट अपना बजट पेश करती है तो उनके बजट में 1, 2, 3, 4 ये 4 प्रकार के कॉलम होते हैं। कौन सा कॉलम क्या वैल्यू शो करता है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को, जहां पर हम लोग समझते हैं सबसे पहले डेफिसिट्स इन बजट, कि बजट में डेफिसिट क्या होता है। तो भाई साहब सुनो, डेफिसिट मेनली 3 तरह के होते हैं, बट अब हमको 4 प्रकार के पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन वैसे डेफिसिट मेनली 3 प्रकार के ही जो है लगभग होते हैं। सबसे पहला बच्चों होता है रेवेन्यू डेफिसिट, इसको हिंदी में कहते हैं राजस्व घाटा। अब ये रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? तो जब सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है सरकार की रेवेन्यू रिसीट से। मैंने क्या बोला? मैंने बोला व्हेन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एक्सीड्स द रेवेन्यू रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट, देन इट इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट। सरकार का रेवेन्यू वाला खर्चा, मतलब ऐसा खर्चा जो बस हो रहा है, उसके बदले कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। फॉर एग्जाम्पल, सरकार ने सैलरी दी, सरकार ने ओल्ड एज पेंशन दी, सरकार ने इंटरेस्ट की पेमेंट करी, सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर पे खर्चा किया, सरकार ने सब्सिडी दी। इट मींस वही जो खर्चा हो रहा है। तो जब सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, किससे? सरकार के रेवेन्यू रिसीट से। और ये दोनों टर्म्स के बारे में आपको लास्ट क्लास मैंने बताया था। रेवेन्यू रिसीट इट मींस वो पैसा जो सरकार को वही प्राप्त हो रहा है, उसके बदले सरकार को कुछ देना नहीं पड़ रहा, वो पैसा जो सरकार को फ्री में मिल गया। इसमें 2 प्रकार का पैसा होता है, एक टैक्स वाला पैसा और एक नॉन टैक्स वाला पैसा। तो जब सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो सरकार की रेवेन्यू रिसीट से, तो उसी प्रकार के घाटे को हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। यहां पे क्या लिखा है जी? यहां पे लिखा है कि इट इज डिफाइंड एज द एक्सेस ऑफ, कि एक्सेस है, ज्यादा है। क्या ज्यादा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। किससे? ओवर रेवेन्यू रिसीट। कि जब सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट से ज्यादा हो, उसी को रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। अगर मुझे इसे कैलकुलेट करना है तो सिंपल सा फॉर्मूला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेटा मान लो 10 लाख रुपए का सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ, उसमें से अगर माइनस कर दूं रेवेन्यू रिसीट, कि सरकार को केवल और केवल 8 लाख रुपए की रेवेन्यू रिसीट प्राप्त हुई, तो 2 लाख रुपए बच्चों क्या बन जाएगा जी? 2 लाख रुपए बन जाएगा सरकार का रेवेन्यू डेफिसिट। इतनी बात समझ में आ गई? अब ये रेवेन्यू डेफिसिट शो क्या करता है, ये कहना क्या चाहता है, इसके बारे में भी एक बार जानने का प्रयास करते हैं। तो मेरी बात सुनो, देखो बच्चों, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार का वो खर्चा होता है जो डेली बेस वाला खर्चा होता है। एग्जांपल के तौर पे एम्प्लॉइज को सैलरी देना, बुजुर्गों को ओल्ड एज पेंशन देना, प्रोड्यूसर को सब्सिडीज देना, लॉ एंड ऑर्डर पे खर्च करना, डिफेंस पे खर्च करना। ऐसा पैसा जो खर्च तो हो रहा है, बट उससे देश को इतना कोई खास डेवलपमेंट नहीं हो रहा, बस वो खर्चा हो रहा है। वो खर्चा क्यों हो रहा है? ताकि देश स्मूथली काम कर सके, ताकि देश के काम करने में कोई रुकावट ना आए, डे टू डे वाले खर्चे। तो मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को सरकार के करंट एक्सपेंसेस, यस, हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को सरकार के करंट एक्सपेंसेस या फिर डे टू डे वाले खर्चे भी बोल सकता हूं। और इसी प्रकार रेवेन्यू रिसीट को मैं सरकार की करंट इनकम, रेवेन्यू रिसीट को मैं सरकार की करंट इनकम या फिर डे टू डे वाली इनकम भी बोल सकता हूं।
तो यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ पे बोलता है कि रेवेन्यू डेफिसिट शो कर रहा है कि सरकार का डे टू डे वाला खर्चा क्या है, ज्यादा, और सरकार की डे टू डे वाली इनकम क्या है, कम। इट मींस करंट एक्सपेंसेस आर ग्रेटर देन करंट इनकम। अब आगे बोलता है कि देखो कि एज्यूम कर लो सरकार का 10 लाख का बच्चों क्या हो गया, डे टू डे वाला खर्चा, जबकि सरकार की डे टू डे वाली इनकम कितनी हुई, 8 लाख रुपए। तो सरकार को अल्टीमेटली क्या हो गया, डे टू डे वाले बेसिस पे सरकार को 2 लाख रुपए का घाटा हो गया। अब टू फुलफिल या फाइनेंस रेवेन्यू डेफिसिट, अब ये 2 लाख का घाटा हुआ, इसको पूरा करना पड़ेगा। अब इस 2 लाख के घाटे को पूरा करने के लिए सरकार क्या करेगी, सरकार या तो अपनी कोई संपत्ति बेच देगी, कि सरकार के पास कोई कंपनी थी, सरकार ने वो कंपनी बेच दी जिससे 2 लाख रुपए आ गए, सरकार ने ये घाटा पूरा कर दिया। या फिर ऐसा भी हो सकता है सरकार कोई संपत्ति ना बेचे, सरकार ने बाहर से उधार ले लिया 2 लाख रुपए का, कि 2 लाख का जो घाटा हो रहा है इसको पूरा करने के लिए सरकार ने बाहर से उधार ले लिया। इट मींस कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि इस घाटे को पूरा, भाई घाटा हुआ है तो घाटे को पूरा करना पड़ेगा। तो घाटे को पूरा करने के लिए या तो सरकार अपनी संपत्ति बेचेगी या फिर सरकार बाहर से लोन लेगी। और अगर सरकार ऐसा करती है तो इसका मतलब यह हुआ सरकार अपने रेवेन्यू डेफिसिट, अपने घाटे को पूरा करने के लिए कैपिटल रिसीट, क्या बोला मैंने, कैपिटल रिसीट, पूंजीगत प्राप्ति का यूज कर रही है। मैंने बताया था लास्ट क्लास में, कैपिटल रिसीट वो रिसीट होती है, ऐसा पैसा जो आएगा लेकिन या तो उससे हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, फॉर एग्जांपल उधार ले लेना, या फिर उससे हमारी संपत्ति में कमी आ जाएगी, फॉर एग्जांपल डिसइन्वेस्टमेंट कर देना, अपनी कोई संपत्ति बेच देना। तो रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा करने के लिए सरकार कैपिटल रिसीट का यूज करती है, या तो कोई संपत्ति बेचेगी या फिर बाहर से उधार ले लेगी। इसका मतलब हो गया, इट मींस रेवेन्यू डेफिसिट इधर इंक्रीज लायबिलिटी। इट मींस क्या, रेवेन्यू डेफिसिट या तो देश के ऊपर एक लायबिलिटी बढ़ाएगा और रिड्यूस असेट, या फिर देश की एक संपत्ति घटाएगा। अब मान लो इस घाटे को पूरा करने के लिए हमने क्या लिया, बोरो किया, हमने उधार लिया। अब जब मैं उधार लूंगा तो इसका जो बर्डन है वो फ्यूचर की जनरेशन पे पड़ेगा। मान लो सरकार ने अमेरिका से 5 साल के लिए उधार ले लिया, तो अब इस उधार का बर्डन जो 5 साल बाद जनरेशन आएगी उसके ऊपर पड़ेगा, बिकॉज जब सरकार को उधार वापस करना पड़ेगा अमेरिका को, जब गवर्नमेंट अमेरिका को उधार वापस करने जाएगी 5 साल बाद, तो उधार का पैसा गवर्नमेंट जनता से ही वसूलेगी। हो सकता है सरकार जनता का टैक्स बढ़ा दे, यह सरकार और भी किसी तरीके से जनता से पैसा वसूलेगी, जिससे क्या होगा, बोरोइंग का जो अल्टीमेट इंपैक्ट है वो जनता के ऊपर पड़ता है। सरकार उधार लेगी और उधार को चुकाने के लिए सरकार जनता का यूज करेगी, जनता का टैक्स बढ़ा देगी और उसी टैक्स के पैसे से सरकार उधार अपना चुकाएगी। तो क्या बोलता है, अगर हम उधार लेते हैं तो उससे फ्यूचर बर्डन, फ्यूचर के ऊपर, फ्यूचर जनरेशन के ऊपर एक बर्डन पड़ेगा। कैसे, एक तो लोन अमाउंट के ऊपर, कि मान लो सरकार ने 2 लाख रुपए का उधार लिया, तो एक तो 2 लाख रुपए का क्या पड़ेगा, बर्डन, लेकिन उधार के साथ साथ इंटरेस्ट पेमेंट, हमें 2 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली जो उधार लेंगे, अगर इस घाटे को पूरा करने के लिए उधार लिया तो उस उधार के चक्कर में फ्यूचर जनरेशन को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। 2 लाख रुपए फ्यूचर जनरेशन से ही, आने वाली पीढ़ी से कलेक्ट करेंगे, और प्लस जो इंटरेस्ट पे करना है वो इंटरेस्ट भी फ्यूचर जनरेशन से ही जो है निकाला जाएगा। दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड योर रेवेन्यू डेफिसिट। तो होपफुली रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इस चीज को आपको एक बार जो है यहां पे दिखाना चाहूंगा। तो देखो ये क्या आ गया जी, ये यहां पे आपका आ गया रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा। मेरी बात सुनो, कैसे, मैंने क्या बोला, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताओ कितना है जी, हमारा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कितना है जी, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। अब मैं इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से माइनस कर दूं क्या, रेवेन्यू रिसीट,
35 लाख का खर्चा हुआ, जबकि रिसीट केवल प्राप्त कितने हुए, लगभग 26 लाख प्राप्त हुए। अब 35 लाख का रेवेन्यू वाला खर्चा है और 26 लाख प्राप्त हुए, तो अगर मैं इस 35 लाख में से माइनस कर दूं ये 26 लाख रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, तो लगभग जो अमाउंट मेरे सामने आया लगभग ये 8,69,855 करोड़, इतना जो मेरे सामने अमाउंट आया, ये बच्चों मेरा क्या हो गया जी, ये हो गया रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट का सिंपल सा फॉर्मूला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। इतनी बात समझ में आ गई। अब पेपर में एक बार डिफरेंस पूछा गया था कि रेवेन्यू डेफिसिट एंड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में क्या अंतर है। रेवेन्यू डेफिसिट एंड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में क्या अंतर है। अब जरा इस अंतर को समझना, मेरी बात को सुनना बहुत ध्यान से, बहुत ही अधिक ध्यान से। ये एक्चुअली इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट एक इंडियन कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट का ओरिजिन, इस कॉन्सेप्ट का जन्म इंडिया में हुआ है और इसका जन्म 2011-12 में हुआ था। 2011-12 से पहले इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट नाम की कोई भी टर्म नहीं हुआ करती थी। 2011-12 में रंगाराजन कमेटी द्वारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का जन्म हुआ और ये टर्म हमारे सामने बजट में आया। अब ये होता क्या है बेटा, मेरी बात बताओ, अल्टीमेटली रेवेन्यू डेफिसिट कितना शो हो रहा है। अल्टीमेटली यहां पे देखा जाए तो रेवेन्यू डेफिसिट ये लगभग जो है, मैं इसको लगभग बोलूंगा 8 लाख करोड़ के आसपास। अल्टीमेटली ये 8 लाख करोड़ के आसपास रेवेन्यू डेफिसिट जनरेट हुआ। लेकिन मेरी बात सुनो, रेवेन्यू डेफिसिट को निकालने के लिए हमने क्या किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से माइनस क्या किया, रेवेन्यू रिसीट को। मैं आपको एक बात जो है दर्शाना चाहता हूं यहां पे, ठीक है। मुझे खाली स्पेस चाहिए, जरा यहां पे समझने का प्रयास करो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। देखो भाई, अगर मैंने बोला रेवेन्यू डेफिसिट तो उसका सिंपल सा बच्चों मतलब होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से माइनस कर दो किसको, रेवेन्यू रिसीट को। कि अगर मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट को माइनस कर दूं, दैट इज व्हाट रेवेन्यू डेफिसिट। और हमने ऐसे ही किया। हमने क्या किया जी, हमने ऐसे ही किया। जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था जो ये था 35 लाख करोड़ रुपए के आसपास, इसमें से हमने माइनस कर दिया क्या, हमने 26 लाख करोड़ के आसपास के अमाउंट को माइनस कर दिया। तो रेवेन्यू डेफिसिट लगभग हमारा जो है ये 8,69,000 करोड़ के आसपास का मेरा आ गया। अब जरा मेरी बात सुनो, ये जो बच्चों मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एक तो इंटरेस्ट वाली पेमेंट शामिल है और बच्चों एक इसके अंदर पेमेंट और शामिल है, ग्रांट्स इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेट। इसको स्टार मार्क करते हैं। और इस पेमेंट का जरा मतलब समझो बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेरा टोटल 35 लाख है, लेकिन देखा जाए तो टोटल 35 लाख नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कुछ ऐसा पैसा भी था जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को एज अ ग्रांट दिया, एज अ दान दिया, एज अ चंदा दिया। कितना दिया जी, वो लगभग ये रहा आपका अमाउंट 3 लाख करोड़ के आसपास का जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को दान दिया, चंदा दिया। तो होना क्या चाहिए जी, होना ये चाहिए कि ये वाला जो पैसा है इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने, हमने जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्टेट गवर्नमेंट को चंदा दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने उस पैसे का यूज अंडशंड जगह ना करके उससे कैपिटल असेट क्रिएट करी। और क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने उससे कैपिटल असेट क्रिएट करी है, तो उस खर्चे को फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना मान के कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमने जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ये वाला अमाउंट जोड़ लिया, ये वाला अमाउंट हमको नहीं जोड़ना चाहिए।
ये वाला अमाउंट अगर मैं जोड़ता हूं तो उससे मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि ये वाला अमाउंट जो है, ये वाला अमाउंट जो है, ये वास्तविकता में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। इस अमाउंट से कैपिटल असेट क्रिएट हुई है, तो इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना मान के इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाना चाहिए। अब क्योंकि इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे तो एक काम करो ना, जो भी हमने रेवेन्यू डेफिसिट निकाला था, कितना, ये 8 लाख समथिंग करोड़ का जो भी हमने रेवेन्यू डेफिसिट निकाला था, आप उसमें से ये वाला पैसा, ग्रांट इन एड वाला पैसा हटा दो, क्योंकि ये एक कैपिटल वाला खर्चा दिख रहा है हम लोगों को। तो घाटा जो हमारा आया था 8 लाख समथिंग कुछ का, तो आप क्या करो, आप इस 15 पॉइंट में से, 15 पॉइंट बोलो तो क्या, आप इस रेवेन्यू डेफिसिट में से, अगर मैं इस रेवेन्यू डेफिसिट में से माइनस कर दूं 12वां पॉइंट, मतलब ये वाला पॉइंट, ये कैपिटल असेट वाला पॉइंट, चंदे वाला पॉइंट, तो मेरे सामने जो आएगा वो आएगा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, क्योंकि ये वाला खर्चा हमको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं मानना चाहिए। तो जो हमने शामिल कर लिया गलती से उसको माइनस कर दो। तो अगर जो मेरा रेवेन्यू घाटा आया था ये वाला, अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं ये वाला अमाउंट, तो रेवेन्यू डेफिसिट में से जो रेवेन्यू डेफिसिट पूरा मैंने निकाला, अगर इस रेवेन्यू डेफिसिट में से मैं माइनस कर दूं ये वाला अमाउंट 369988 वाला जो अमाउंट था, ये माइनस कर दूं, तो मेरे सामने जो आएगा वो ये आएगा, दैट इज 4,99,000 समथिंग समथिंग जो भी अमाउंट आएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा जी, ये मेरा हो जाएगा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो होपफुली इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है वो समझ में आ गया होगा। इसमें से माइनस कर दो ये वाला पॉइंट, इस रेवेन्यू डेफिसिट में से माइनस कर दो ग्रांट्स इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, एंड यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। होपफुली समझ में आ गया होगा। तो इस चीज को यहां पे लिख रखा है मैंने कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू डेफिसिट एंड ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेट। ठीक है, आगे बोलता है द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हैज बीन सजेस्टेड बाय द रंगाराजन कमिटी ऑन पब्लिक एक्सपेंडिचर इन 2011-12। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट के कॉन्सेप्ट को 2011-12 में रंगाराजन कमेटी द्वारा जो है लाया गया था। तो पेपर में एक बार ये और ये दोनों पूछ लिए गए थे, इनके बीच डिफरेंस पूछा गया था। तो आप क्या करेंगे, डिफरेंस के तौर पे एक्सप्लेन करेंगे इसको और एक्सप्लेन कर देंगे इसको, दैट्स ऑल। और आप चाहो तो एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देके भी इन चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो यहां पे हमारा क्या हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट हो गया और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट भी हो गया। होपफुली यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट इज योर फिस्कल डेफिसिट। एंड याद रखना बच्चों, फिस्कल डेफिसिट ही एक देश के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी न्यूज में बात आती है, तो जब भी घाटे की बात आती है कि इंडिया कितने घाटे में है, तो वहां पे घाटे का मतलब हमेशा फिस्कल डेफिसिट से होता है कि इंडिया का फिस्कल डेफिसिट कितना है या फिर इंडिया का घाटा कितना है। यही सबसे ज्यादा होता है इंपॉर्टेंट एक बजट के अंदर। अब जरा मेरी बात को समझने का प्रयास करो भाई। सिंपल बोलता है कि टोटल एक्सपेंडिचर, क्या बोला मैंने, टोटल एक्सपेंडिचर। बेटा टोटल एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों शामिल होता है। तो बोलता है टोटल एक्सपेंडिचर कितना ज्यादा है, कितना एक्सेस है, किससे, टोटल रिसीट से। और टोटल रिसीट का मतलब होता है रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट। तो बोलता है एक देश का टोटल एक्सपेंडिचर, जितना भी टोटल देश में खर्चा हुआ वो कितना ज्यादा है एक देश की टोटल रिसीट से, एक देश की कुल प्राप्तियों से कि कितना पैसा प्राप्त हुआ। तो टोटल एक्सपेंडिचर में से अगर माइनस कर दूं टोटल रिसीट, तो उसको बच्चों बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। लेकिन यहां पे एक बात बोली गई है, टोटल रिसीट के अंदर बस एक चीज को एक्सक्लूड कर दो, दैट इज बोरोइंग, कि जो भी आपने उधार लिया बाहर से, जो भी आपने
बाहर से उधार लिया है, जो भी आपने बोरोइंग करी है, अब क्या पता इंडिया ने वो बोरोइंग करी हो बाहर से, दूसरे देश से, क्या पता इंडिया ने वो बोरोइंग करी हो आरबीआई से, कहीं से भी, जो भी बोरोइंग करी है बस उस बोरोइंग को हटा दो। क्यों? क्योंकि बोरोइंग वाला पैसा हमारा पैसा नहीं है, वो आज नहीं तो कल वापस करना पड़ेगा। तो हम उसको रिसीट बोल तो सकते हैं कि इतना पैसा प्राप्त हुआ, लेकिन वास्तव में वो पैसा हमारा है ही नहीं। हमने अगर मान लो मैं बस 15,000 रुपए है, जिसमें से कि 5,000 मेरे है और 10,000 मैंने उधार लिए, तो क्या मैं ऐसे बोलूंगा कि मेरे पास कुल 15,000 प्राप्त हुए? नहीं, 15,000 तो प्राप्त हुए, ठीक है, लेकिन देखा जाए वास्तविकता में मेरे केवल और केवल 5,000 है। 10,000 जो मैंने प्राप्त कर लिए अभी तो मेरे पास है, लेकिन इन फ्यूचर मुझे वो वापस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो याद रखना, टोटल रिसीट को शामिल तो करूंगा, लेकिन टोटल रिसीट में से जो भी पैसा प्राप्त हुआ उसमें से वो वाला पैसा माइनस कर दूंगा जो मैंने एज अ बोरिंग, एज अ उधार लेके प्राप्त किया। तो यहां पे फॉर्मूला क्या बन गया? तो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला बन गया टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें से माइनस कर दूं क्या? टोटल रिसीट। टोटल रिसीट मतलब क्या होता है? रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट, लेकिन एक्सक्लूड बोरिंग। मेरे को बोरिंग को शामिल नहीं करना, तो मैं क्या कर दूंगा? मैं बोरिंग के अमाउंट को, टोटल रिसीट जितना भी पैसा मिला उसमें से बोरिंग्स के अमाउंट को माइनस कर दूंगा। ठीक है, अब यहां पर एक बात भी आ रही है, फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू बोरिंग। इस लाइन का मतलब क्या है अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब जरा पहले एक बार आप जो है यहां पे आओ, न्यूमेरिकल वैल्यू को देखो। तो यहां पे क्या बोलता है? यहां बोलता है कि अगर क्या निकालना है, एक देश को अपना फिस्कल डेफिसिट निकालना है, तो फिस्कल डेफिसिट कैसे आता है आप खुद देखो कैसे आता है। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूड बोरिंग। तो मेरी बात सुनो, तो यहां पे क्या लिखा है? यहां पे क्या लिखा है? यहां पे लिखा है फिस्कल डेफिसिट में पहले 9 पॉइंट लो। 9 पॉइंट क्या है जी? 9 पॉइंट मेरा शो कर रहा है टोटल एक्सपेंडिचर। तो ठीक है, हमने क्या ले लिया? टोटल एक्सपेंडिचर ले लिया, रेवेन्यू प्लस कैपिटल, तो 9 पॉइंट आ गया। अब इसमें से माइनस कर दो फर्स्ट, फिफ्थ और सिक्स्थ, फर्स्ट, फिफ्थ और सिक्स्थ। अब ये क्या कर रहा है? देखो फॉर्मूला यहां बनाएंगे, लिखेंगे कि टोटल एक्सपेंडिचर में से हमें माइनस करने को बोला क्या है? फर्स्ट, फिफ्थ और सिक्स्थ। बच्चों फर्स्ट क्या है? तो फर्स्ट हमारा क्या है जी? फर्स्ट है रेवेन्यू रिसीट। तो टोटल एक्सपेंडिचर में सबसे पहले क्या करेंगे? माइनस रेवेन्यू रिसीट फर्स्ट, उसके बाद फिफ्थ रिकवरी ऑफ लोन और सिक्स्थ अदर रिसीट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? कैपिटल रिसीट में से हमने केवल और केवल ये वाला पैसा लिया और ये वाला पैसा लिया, हमने बोरोइंग को शामिल नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि बोरोइंग फिस्कल डेफिसिट में शामिल नहीं होता है। तो हमने रेवेन्यू रिसीट तो लिया पूरा, ये तो लिया पूरा, इसमें दोनों आ गया, टैक्स और नॉन टैक्स, बट कैपिटल रिसीट को पूरा नहीं लिया। इसमें से मैंने पूरी कैपिटल रिसीट ली, लेकिन पूरी में से बस बोरिंग वाले को मैंने इग्नोर कर दिया, इट मींस किया इसको शामिल नहीं किया, बस ये फिफ्थ पॉइंट लिया और ये सिक्स पॉइंट लिया। तो रेवेन्यू रिसीट आपका आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट पे क्या आ गया आपका? रेवेन्यू रिसीट आ गया। और फिफ्थ और सिक्स्थ क्या है? ये एक है आपका रिकवरी ऑफ लोन और दूसरा बच्चों सिक्स्थ क्या है? सिक्स्थ बच्चों आपका अदर, जो आपको बाकी जगह से पैसा आया, बस आपने बोरिंग को शामिल नहीं किया। ठीक है, तो अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आपका अमाउंट आ जाएगा ये। इट मींस क्या? इसका मतलब ये है कि इंडिया का जो मेन घाटा है वो कितना है? इंडिया का मेन घाटा इस समय 17,86,816 करोड़ है। इंडिया का मेन घाटा कितना है जी? इंडिया का मेन घाटा है 17,86,816 करोड़। इट इज द फिस्कल डेफिसिट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब दूसरी जरा मेरी बात को समझने का प्रयास करना। अब इस फिस्कल डेफिसिट को कवर करने के लिए इंडिया को लेना पड़ेगा उधार। अब इस
फिस्कल डेफिसिट को कवर करने के लिए इंडिया को लेना पड़ेगा उधार, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है हमारा जो भी घाटा है उस घाटे को कवर करने के लिए हम क्या लेंगे, उधार। तो अगर इंडिया का कितना घाटा है, 17,86,816, तो इंडिया को जो उधार लेना पड़ेगा, दैट इज बोरो, जो उधार लेना पड़ेगा इस घाटे को पूरा करने के लिए, उधार कितना होगा, सेम अमाउंट 17,86,816 करोड़ का इंडिया को उधार लेना पड़ेगा। इट मींस मैं सिंपल शब्द में बोलूं, जितना हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है, हमें उस घाटे को कवर करने के लिए उतना ही उधार लेना पड़ता है। दोनों अमाउंट सेम है, इसलिए मैंने यहां पर कहा था कि फिस्कल डेफिसिट आपका हमेशा बराबर होता है किसके, बोरिंग्स के। होपफुली ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब फिस्कल डेफिसिट से इंडिया के ऊपर, एक देश के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट लिखे हैं, हालांकि और भी इंपैक्ट पड़ सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट से समझाना चाहा है। सबसे पहला, अगर देश का फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होगा तो इससे देश का जीडीपी जो है बच्चों घटेगा, देश के जीडीपी में जो है कमी आएगी। वो कैसे आएगी, मेरी बात सुनो बेटा। फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है, इट मींस बोरोइंग ज्यादा है, उधार ले लिया ज्यादा। अब आज नहीं तो कल उधार को पे करना पड़ेगा, तो जब उधार को पे करने की बारी आएगी तो सरकार क्या करेगी, सरकार उधार का सारा बर्डन जनता के ऊपर डाल देगी और जनता से बोलेगी कि जनता हमें टैक्स दो, हमको उधार की पेमेंट करनी है। उधार की पेमेंट करने के लिए सरकार जनता का टैक्स बढ़ा देगी, सरकार टैक्स रेट को बढ़ा देगी, जिससे क्या होगा, जिससे जनता के पास पैसा बचेगा कम, जनता की डिस्पोजेबल इनकम बचेगी कम, बिकॉज जनता पे करेगी टैक्स ज्यादा। अब जब जनता टैक्स पे करेगी ज्यादा और जनता के पास इनकम कम, तो जनता भविष्य में डिमांड करेगी कम, और जब देश में डिमांड होगी कम, बिकॉज जनता की जेब में पैसा नहीं है, जनता ने टैक्स पे कर दिया, जनता की जेब में पैसा कम, जनता डिमांड करेगी कम, और जब जनता डिमांड करेगी कम तो ऑब्वियस ही बात है देश में एग्रीगेट डिमांड का लेवल घट जाएगा। जब डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन भी कम होगा, और जब देश में प्रोडक्शन कम होगा तो जीडीपी का लेवल ऑटोमेटिकली, क्या बोला मैंने, ऑटोमेटिकली, अबे ऑटोमेटिकली नहीं नालायक, ऑटोमेटिकली क्या होगा, देश का जीडीपी भी गिर जाएगा। तो पहला क्या होगा, देश का जीडीपी गिरेगा, बिकॉज सरकार अपने फिस्कल डेफिसिट को या फिर क्या अपने बोरिंग्स को पूरा करने के लिए सरकार टैक्स को बढ़ाएगी। टैक्स के बढ़ने से जनता की डिस्पोजेबल इनकम, जनता के पास वो पैसा जो खर्च करने के लिए है, डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। इससे क्या होगा, इससे जनता डिमांड करेगी कम, एग्रीगेट डिमांड का लेवल घट जाएगा और देश में प्रोडक्शन जो है वो भी घट जाएगा। तो पहला, फिस्कल डेफिसिट देश में जीडीपी कम करता है। दूसरा, इन्फ्लेशन, क्या बोला, इन्फ्लेशन। यस, फिस्कल डेफिसिट देश में इन्फ्लेशन भी पैदा करता है। कैसे कि मान लो सरकार ने बोरो करने के लिए अब पहला स्टेप नहीं उठाया, मतलब सरकार को जो पेमेंट करनी है, जो उधार लिया उसकी जो गवर्नमेंट को पेमेंट करनी है, सरकार ने पेमेंट करने के लिए इस बार जनता के ऊपर टैक्स का बर्डन नहीं डाला। सरकार गई आरबीआई के पास और आरबीआई के पास जाके बोला कि आरबीआई हमको ना 17,86,816 करोड़ की पेमेंट करनी है, इतना हम लोगों ने बोरो कर रखा है, इतना हम लोगों ने उधार ले रखा है, हमें इसकी पेमेंट करनी है। तो क्या करो, आप नोट छाप दो। तो सेकंड ऑप्शन क्या है, गवर्नमेंट जाएगी आरबीआई के पास और आरबीआई के पास जाके पैसा उधार लेगी, और आरबीआई जब पैसा उधार देगा तो पैसा उधार देने के लिए आरबीआई प्रिंट ए न्यू नोट, आरबीआई जो है देश में नए नोट छापेगा। अब जब देश में नए नोट छपेंगे तो उससे देश में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, देश में नोटों की मात्रा बढ़ जाएगी। एंड यू नो दैट अगर देश में मनी सप्लाई ज्यादा, नोट छपेंगे ज्यादा, मनी सप्लाई ज्यादा, करेंसी का वॉल्यूम देश में क्या होगा, ज्यादा, तो इससे क्या होगा, इससे देश में महंगाई बढ़ जाएगी, इससे देश में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। और एक कैसे बढ़ती है, मैंने ऑलरेडी आपको बहुत पहले पढ़ा चुका हूं कि ज्यादा नोट छपने से देश के अंदर महंगाई क्यों बढ़ती है। और तरीका नंबर 3 हो सकता है हम एक उधार को
पे करने के लिए दूसरी जगह से उधार ले लें। फॉर एग्जाम्पल, हमें अमेरिका का उधार पे करना है, तो अमेरिका का उधार पे करने के लिए हम रशिया के पास गए और रशिया से हमने उधार ले लिया। अब इससे क्या होगा? तरीका नंबर 3 कि गवर्नमेंट एक्सटर्नल सोर्स, सरकार इस घाटे को पूरा करने के लिए एक्सटर्नल सोर्स बाहर से भी बोरो कर सकती है, दूसरे देश से भी बोरो कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे फॉरेन गवर्नमेंट, हम विदेशी सरकार से या फिर किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि IMF या वर्ल्ड बैंक, हम यहां से भी लोन ले सकते हैं। बट इससे होगा क्या? अगर हम दूसरे देश से या दूसरी सरकार से लोन लेते हैं तो क्या होगा? हमारी फॉरेन डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। हम एक तो उन पर डिपेंड हो जाएंगे और दूसरा उनका भी इंटरफेयर हमारे देश के अंदर बढ़ जाएगा, वो भी हमारे देश में इंटरफेयर करने लगेंगे ज्यादा। तो फिस्कल डेफिसिट से हमें कुछ इस प्रकार के प्रभाव देश में देखने को मिल सकते हैं। होपफुली ये फिस्कल डेफिसिट क्या है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? यहां पे आपका ये फिस्कल डेफिसिट भी एकदम अच्छे से कवर हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं अगले की ओर, दैट इज योर प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा। अब ये प्राइमरी डेफिसिट क्या है, प्राथमिक घाटा क्या है, इसको जरा समझने का प्रयास करना। देखो पहले यहां पर समझो बेटा, जब एक देश उधार लेता है तो उधार लेने के होते हैं 2 पर्पस। पहला, उसने जो उधार लिया वो देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए लिया या फिर देश को चलाने के लिए लिया। तो मान लो अगर इंडिया ने उधार लिया, मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, अगर इंडिया ने उधार लिया, एग्ज्यूम कर लो कि इंडिया ने 10 लाख रुपए का उधार लिया, तो 10 लाख के उधार में से इंडिया ने कुछ उधार लिया देश को चलाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल बेटा मान लो इंडिया ने 8 लाख रुपए जो उधार लिया वो देश को चलाने के लिए लिया। अब भैया इंडिया ने टोटल 10 लाख उधार लिया, 8 लाख लिया देश में जो खर्चे हुए, देश के डेवलपमेंट में जो खर्चे हुए 8 लाख लिया उसके लिए। जो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा लिए वो किस लिए लिए? तो बेटा जो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा लिए वो लिए इंटरेस्ट की पेमेंट करने के लिए। क्या बोला मैंने? इंटरेस्ट की पेमेंट। अब देखो बेटा ऐसा तो नहीं है कि उधार पहली बार लिया, ऐसा तो नहीं है ना कि उधार पहली बार लिया हो। इंडिया ने इससे भी पहले उधार कई बार लिया होगा। अब जब इंडिया उधार लेगी तो उस उधार पे क्या उस उधार पे क्या चढ़ेगी? उस उधार पे इंटरेस्ट की पेमेंट चढ़ेगी। तो इंडिया ने अपने पास्ट लोन में, पिछले साल के लोनों पे जो उधार लिया और उस उधार पे जो इंटरेस्ट की पेमेंट बनी, हमको इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग इंटरेस्ट की पेमेंट करने के लिए भी उधार ले रहे हैं। तो इंडिया ने मान लो इस साल अगर 10 लाख रुपए का उधार लिया तो 10 लाख रुपए के उधार में से मैं ऐसा मान रहा हूं कि इंडिया ने 8 लाख रुपए का उधार तो इसलिए लिया जो कि देश के डेवलपमेंट में, देश को चलाने में खर्च हो गए, और इंडिया ने 2 लाख रुपए उधार केवल इसलिए लिए ताकि जो इंटरेस्ट इंडिया के ऊपर चढ़ गया अपने पास्ट लोन का, पिछले साल जो लोन वगैरह लिए थे उन पर जो इंटरेस्ट चढ़ गया उसकी पेमेंट के लिए। तो याद रखना, बोरोइंग हम जब भी करते हैं तो बोरोइंग जब भी हम उधार लेते हैं तो उसके 2 पर्पस होते हैं। पहला, देश के डेवलपमेंट के लिए जो पैसा लिया वो, दूसरा इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए जो पैसा लिया वो। अब मेरी बात सुनो, जो हमने 8 लाख रुपए उधार लिए देश के डेवलपमेंट के लिए, इसके लिए, उसके लिए, इसी 8 लाख को बच्चों हम लोगों ने बोला है प्राइमरी डेफिसिट। यही 8 लाख बच्चों क्या होता है? यही 8 लाख बच्चों प्राइमरी डेफिसिट को शो करता है। तो क्या मैं इसको ऐसे बोल दूं कि अगर मैं बोरिंग में से जो कि मैंने 10 लाख की ली उसमें से माइनस कर दूं इंटरेस्ट की पेमेंट जो कि 2 लाख रुपए की देनी है, तो मेरे पास जो बचा, क्या बचा? 8 लाख रुपए। क्या मैं उसको प्राइमरी डेफिसिट बोल दूं? जी हाँ, मैं उसको प्राइमरी डेफिसिट बोल सकता हूं। और आपको पता है जो हमने बोरो लिया, हम उधार वाले पैसे को फिस्कल डेफिसिट भी बोल सकते हैं। तो इट मींस प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या बन गया कि अगर मैं फिस्कल डेफिसिट में से माइनस कर दूं इंटरेस्ट की पेमेंट, अगर मैं फिस्कल डेफिसिट में से माइनस कर दूं
इंटरेस्ट की पेमेंट, जो मेरे पास जो बचेगा दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अगर पढ़ो मीनिंग तो लिखा है डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर, कि इस साल जो आपने उधार लिया वो, एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द प्रीवियस बोरिंग, और जो पहले उधार लिया था उनके ऊपर चढ़ने वाला इंटरेस्ट, आपने पास्ट में जो लोन लिया था उनके ऊपर चढ़ने वाला इंटरेस्ट। तो इस साल जो आपने उधार लिया उसमें से माइनस कर दो इंटरेस्ट की पेमेंट, क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। आगे बोलता है इट शोज, इट मींस क्या, प्राइमरी डेफिसिट शोज हाउ मच बजट एक्सपेंडिचर विल बी इन्वेस्टेड इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड हाउ मच ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। प्राइमरी डेफिसिट के माध्यम से ही चलता है पता कि कितना पैसा हम देश के डेवलपमेंट में लगा रहे हैं और कितने पैसे की हम इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं। आगे बोलता है अ जीरो प्राइमरी डेफिसिट indicates that government have to borrow only for the payment of interest on previous borrowing। अगर मान लो प्राइमरी डेफिसिट जीरो है, अगर मान लो प्राइमरी डेफिसिट जीरो है तो उसका मतलब क्या है, अब जरा यहां पे समझने का प्रयास करना। प्राइमरी डेफिसिट जीरो कब होगा, इतनी मैथमेटिक्स तो आप लोगों को आती होगी कि अगर ये दोनों अमाउंट सेम हो, कि मान लो 2 लाख ये और 2 लाख ये, और 2 लाख में 2 लाख गए तो क्या आ गया, जीरो। देन आपका जो प्राइमरी डेफिसिट क्या आ गया, जीरो। तो अगर प्राइमरी डेफिसिट जीरो है तो उसका सिंपल मतलब है आपने जो बोरो किया, आपने जो उधार लिया, वो उधार केवल और केवल इंटरेस्ट की पेमेंट करने के लिए लिया। आपको इंटरेस्ट की पेमेंट कितनी करनी है, 2 लाख, और आपने उधार कितना लिया, 2 लाख। तो इट मींस क्या, आपने 2 लाख रुपए का उधार लिया, वो केवल और केवल इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए लिया, आपने देश के डेवलपमेंट के लिए कोई भी उधार नहीं लिया। फॉर एग्जांपल यहां देखो, अगर मैं 2 लाख रुपए रख दूं कि 2 लाख रुपए का बोरो किया और 2 लाख की क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट, तो बताना 2 लाख का बोरो किया और 2 लाख का 2 लाख कहां चला गया, इंटरेस्ट पेमेंट में चला गया, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या हो गया, जीरो। इट मींस क्या, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आपने कोई भी उधार नहीं लिया। तो जीरो प्राइमरी डेफिसिट शो करता है कि गवर्नमेंट ने उधार लिया, क्यों, केवल और केवल इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए, ना कि देश के डेवलपमेंट के लिए। होपफुली प्राइमरी डेफिसिट क्या है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको एक बार यहां पे देखते हैं, तो जरा देखेंगे क्या लिखा है, प्राइमरी डेफिसिट 17वें पॉइंट में से माइनस कर दो 11वां पॉइंट, 17 पॉइंट क्या है, फिस्कल डेफिसिट। तो अगर मैं इस फिस्कल डेफिसिट में से बोले तो 17,86,816 करोड़ में से अगर माइनस कर दूं 11 पॉइंट, और 11 पॉइंट क्या है मेरा, इंटरेस्ट पेमेंट, ये लिखा है ना इंटरेस्ट पेमेंट। तो अगर मैं 17,86,816 करोड़ में से माइनस कर दूं क्या, इंटरेस्ट की पेमेंट, ये 10 लाख समथिंग के आसपास, तो अगर मैं 17 लाख करोड़ में से माइनस कर दूं 10 लाख करोड़ के आसपास, तो लगभग 7 लाख करोड़ के आसपास जो बचेगा, 7 लाख करोड़ के आसपास जो बचेगा वो क्या बचेगा, ये वो बचेगा मेरा प्राइमरी डेफिसिट। वो क्या बचेगा, ये वो बचेगा मेरा प्राइमरी डेफिसिट। होपफुली समझ में आ गया होगा। तो चारों के चारों डेफिसिट मैंने बता दिए, इन चारों के डेफिसिट का मीनिंग, इनके इम्प्लीकेशन भी समझा दिए, और इनको न्यूमेरिकली किस प्रकार हमने सॉल्व किया वो भी आपको समझा दिया। अब आप एक बात नोट कर रहे हो कि हर डेफिसिट के नीचे ब्रैकेट में कुछ लिखिए वैल्यू, 2.9, 1.7, 5.9, 2.3। इट इज नथिंग, इट इज द परसेंटेज वैल्यू ऑफ जीडीपी। मतलब कहने का ये है, हम ऐसे बोल सकते हैं कि जीडीपी का इंडिया के जीडीपी का 2.9% क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट। इंडिया के जीडीपी का 1.7% क्या है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इंडिया के जीडीपी का, ओहो 5.9, कितना ज्यादा है, इंडिया के जीडीपी का 5.9% क्या है, फिस्कल डेफिसिट, और इंडिया के जीडीपी का 2.3% बच्चों क्या है, प्राइमरी डेफिसिट। तो ब्रैकेट में लिखी गई वैल्यू इज नथिंग, ये आपके जीडीपी के परसेंटेज वैल्यू को शो करती है। इतनी बात समझ में आ गई, जी हाँ इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो मैंने आपके 18 के 18 पॉइंट काफी डिटेल में सारे के सारे पॉइंट्स कवर किए हैं और आपको बताया है मैंने पूरा।
कि बजट में क्या क्या आता है, कैसे कैसे आता है। हमने थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों बातें कवर करी है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 2 3 4 इन चारों में क्या डिफरेंस है, ये क्या शो करता है, ये क्या शो करता है, ये क्या शो करता है और ये क्या शो करता है, इन चारों के बारे में बताऊंगा, देन क्लास को ओवर करूंगा। ठीक है, तो जरा समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, मैं यहां पे लिखकर आपको समझाना चाहूंगा। देखो भाई, सुनना बात को बहुत ध्यान से। देखो पहले यहां देखो, यहां पे लिखा क्या, पहले वो पढ़ते हैं। यहां पे लिखा है 2021-22 का एक्चुअल। अब इस एक्चुअल का मतलब क्या समझो। 2021-22 में जो वास्तव में देश में पैसा आया और जो वास्तव में देश में पैसा गया, एक्चुअल में वास्तविकता में जो पैसा आया जो पैसा गया, दैट इज द एक्चुअल वैल्यू। मतलब कहने का ये है, अभी हम क्या करते हैं, अभी तो हम केवल एक एस्टिमेट लगाते हैं ना कि इतना पैसा आएगा, इतना पैसा जाएगा, इतना पैसा आएगा, इतना पैसा जाएगा। ये एक एस्टिमेट है। ये भी क्या है, एस्टिमेट। बट ये क्या है जी, ये है हमारी एक एक्चुअल वैल्यू, 2021-22 की एक्चुअल वैल्यू। अब बोलोगे भैया अभी तो 2023-24 चल रहा है, तो हमारे पास तो 2022-23 की भी एक्चुअल वैल्यू होगी, हमारे पास तो 2022-23 की भी एक्चुअल वैल्यू होगी। तो यहाँ पे एस्टिमेट वैल्यू और यहाँ पर भी एस्टिमेट वैल्यू क्यों लिखा है। तो बच्चों मेरी बात सुनो, ये जो बजट एट अ ग्लैंस होता है ना, ये पार्लियामेंट में कब टेबल होता है, पार्लियामेंट में इसको टेबल कब किया जाता है। टेबल करने का मतलब पार्लियामेंट में इसको टेबल पे कब रखा जाता है, पार्लियामेंट में इसको प्रस्तुत कब करते हैं। तो बजट एट अ ग्लैंस जो कि 2023-24 का जो बजट है, 2023-24 का जो बजट है बच्चों, इसको फरवरी के महीने में, फरवरी 2023 के महीने में इसको जो है बच्चों पार्लियामेंट में टेबल किया गया था। ठीक है, मतलब कहने का यह है कि बजट एट अ ग्लैंस जो पीडीएफ आई, जो गवर्नमेंट ने इसकी पीडीएफ निकाली, जो वैल्यूज निकाली, ये वैल्यू कब निकाली, 2023, फरवरी 2023 में हमने अपना बजट पेश किया। कब आने वाले साल के लिए कि 2023-24 में हम इतना खर्चा करेंगे। तो देखो ये भी सिंपल है, 2023-24 चल रहा है तो हमारे पास क्या है, हमारे पास उसका समय एस्टिमेट है कि आगे आने वाले टाइम में इतना खर्चा होगा। ये कब बताया, ये फरवरी 2023 में हम लोगों ने बताया। इतनी बात समझ में आई। तो ये क्या है, ये हमारा एक्चुअल बजट है। ठीक है, ये हमारा जो है आगे आने वाले टाइम में कितना खर्चा होगा उसका एक एस्टिमेट है। 21-22 में वास्तव में कितना खर्चा हुआ उसकी एक्चुअल वैल्यू है। अब बात करते हैं बीच की इन दो वैल्यू की। अब जरा मेरी बात को बहुत ही तरीके से समझने का प्रयास करना। बेटा एक बात बताओ, जब फरवरी 2023 में हम लोगों ने अपना बजट पेश किया, जब फरवरी 2023 में हम लोगों ने अपना बजट पेश किया, तो फरवरी 2023 कौन सा फाइनेंशियल ईयर है। कि फरवरी की बात हो रही है, मार्च की बात नहीं हो रही, अप्रैल की बात नहीं हो रही, फरवरी 2023, सॉरी वेट अ मिनट, फरवरी 2023 बच्चों 2022 और 23 का फाइनेंशियल ईयर है। फरवरी 2023, 2022 और 23 का फाइनेंशियल ईयर है। तो जब फरवरी में निर्मला सीतारमण जी अपने बजट को पेश कर रही थी पार्लियामेंट में खड़े होके, तो वो कौन से फाइनेंशियल ईयर में खड़ी थी जी, वो 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में खड़ी थी। तब जो है वो फाइनेंशियल ईयर पूरा नहीं हुआ था, बिकॉज हमने फरवरी में हम इसको पेश करते हैं। फाइनेंशियल ईयर तो हमारा 1 अप्रैल से चालू हुआ था। तो बताओ, जब फरवरी 2023 में निर्मला सीतारमण जी बजट पेश कर रही थी आगे आने वाले साल का, तो क्या उस साल का, उस फाइनेंशियल ईयर का बजट कंप्लीट हो चुका था जी? नहीं हुआ था। 2022-23 का बजट तो कंप्लीट कब होगा, 31 मार्च 2023 को। 2022-23 का बजट कंप्लीट कब होगा, 31 मार्च 2023 को। और उससे 1 महीने पहले ही फरवरी में हम अपने अगले वाले बजट की घोषणा कर रहे थे।
तो फरवरी 2023 में हमने अगले साल के बजट को पेश किया, वो तो ये है। लेकिन फरवरी 2023 में 2022-23 चल रहा था और इसका भी तो एक बजट होगा, 2022-23 का भी तो बजट होगा। जी बिल्कुल होगा। तो अब मेरी बात सुनो, 2022-23 का जो बजट होगा बेटा, इसको भी तो कभी पेश किया गया होगा। फॉर एग्जाम्पल, जिस प्रकार 2023-24 के बजट को फरवरी 2023 में पेश किया गया, 2023-24 के बजट को हमने फरवरी 2023 में पेश किया, इसी प्रकार 2022-23 के बजट को भी तो हमने फरवरी 2022 में पेश किया होगा। तो मेरी बात सुन रहे हो बहुत ध्यान से नालायको। तो फरवरी 2022 में हमने 2022-23 का, आगे आने वाले साल का बजट पेश किया होगा। तो फरवरी 2022 में हमने 2022 और 23 का अनुमान लगाया होगा कि 22-23 में इतना खर्चा होगा। कब? फरवरी में। जिस प्रकार हमने फरवरी 2023 में अनुमान लगाया कि 2023-24 में इतना खर्चा होगा, आने वाले साल में इतना खर्चा होगा, इसी प्रकार फरवरी 2022 में भी अनुमान लगाया होगा कि फरवरी 2022-23 में इतना खर्चा होगा। तो फरवरी 2022 में जो अनुमान लगाया था कि आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में 22-23 में कितना खर्चा होगा, उसी को बच्चों बोलते हैं क्या? बजट एस्टीमेट ऑफ 22-23। तो बजट एस्टीमेट क्या है 22-23 का? 22-23 के बजट एस्टीमेट का मतलब है कि जब 2022-23 का बजट पेश किया गया, कब? फरवरी 2022 में, तब हमने एक अनुमान लगाया कि 22-23 में कितना खर्चा होगा। ये कब लगाया? फरवरी 2023 में। अब समय बीता। मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। ये वाला साल क्या था, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया, इसके बारे में भी मैंने आपको जो है बता दिया। अब एक बार समझो ये क्या होता है, रिवाइज्ड एस्टीमेट का मतलब क्या है, 2022-23 के रिवाइज्ड एस्टीमेट का मतलब क्या है। अब मेरी बात सुनो, और ऐसे करके बेटा मान लो फरवरी 2022 में हमने एक अनुमान बताया इतना इतना खर्चा होगा, और एक महीने बाद क्या आ गया, 22-23 का फाइनेंशियल ईयर आ गया, और 22-23 का अब फाइनेंशियल ईयर चलना स्टार्ट हो गया। 22-23 का फाइनेंशियल ईयर चलना स्टार्ट हो गया। अब 22-23 का फाइनेंशियल ईयर चल ही रहा था कि हम चलते चलते कहां पहुंच गए, फरवरी 2023 में। भाई 22-23 में आया तो कौन कौन सा आया? सबसे पहले आया होगा अप्रैल 2022, फिर क्या आया होगा, मई 2022, फिर जून 2022, फिर जुलाई 2022, अगस्त 2022, सितंबर 2022, अक्टूबर 2022, नवंबर 2022, दिसंबर 2022, जनवरी 2023, और फिर हम कहां पहुंच गए, फरवरी 2023। लेकिन अभी भी 22-23 का साल खत्म नहीं हुआ, क्योंकि 22-23 का साल तो मार्च 2023 में खत्म होगा। हम कहां पहुंच गए, फरवरी 2023 में आ गए। और फरवरी 2023 में जब हम लोग आए तो 2022-23 का लगभग हम लोग अपने 11 महीने खत्म कर चुके थे। अब 11 महीने खत्म कर दिए, तो 11 महीने खत्म करने के बाद हमको थोड़ी इमेज सामने आई कि हमने जो अनुमान लगाया था कि इतना खर्चा होगा, वो अनुमान थोड़ा अलग है। हमने क्या करा, हमने 2022-23 के अगेन डेटा पब्लिश करे, रिवाइज डेटा 11 महीने होने के बाद, इसके बजट आने के 11 महीने होने के बाद, दैट इज फरवरी 2023 में हमने अगेन अपने डेटा रिवाइज किए कि हमें ऐसी उम्मीद थी कि इतना खर्चा होगा, सॉरी इतनी प्राप्तियां होगी, बट प्राप्तियां इतनी हुई, इतनी प्राप्तियां होगी बट प्राप्तियां इतनी हुई, दैट इज रिवाइज्ड एस्टीमेट। अब इसको भी मैंने एस्टीमेट क्यों बोला, क्योंकि इसको भी मैंने फरवरी 2023 में पेश किया। इट मींस क्या, अभी भी मेरा एक महीना बचा है ना, 2022-23 का बजट खत्म होने में अभी पूरा एक महीना बचा है। क्योंकि ये सारी की सारी बातें कब हुई, पार्लियामेंट में, कब, फरवरी 2023 में। तो फरवरी 2023 की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं अपने 22-23 के फाइनेंशियल ईयर में हूं, और अभी भी मेरा एक महीना बचा हुआ है उस साल को खत्म होने के लिए, जिसकी वजह से मेरे को नहीं पता
कि 22-23 में एक्चुअल में कितना खर्चा होगा, बिकॉज अभी एक महीने मेरा पूरा बचा है, तो इसलिए मैंने क्या बोला 22-23 का रिवाइज एस्टीमेट। ये कब आया? ये आया लगभग 11 महीने बाद। और ये हमारा क्या है? ये अगले साल का बजट एस्टीमेट। अब क्या होगा? अब मेरी बात, अब सुनो मेरी बात। अब क्या होगा? अब जब अभी हम कहां पे हैं? 2023-24 में, ठीक है। अब क्या होगा? अब जब आगे बढ़ेंगे, ये साल बीतेगा बीतेगा बीतेगा, और जब हम कहां पहुंच जाएंगे? फरवरी 2024 में। फरवरी 2024 में तब हम इश्यू क्या करेंगे? तब हम 2023-24 का हम लोग क्या इशू करेंगे? हम इशू करेंगे रिवाइज्ड एस्टीमेट, क्योंकि जब हम फरवरी 2024 के अंदर पहुंच जाएंगे तब हमारे बजट को लगभग 11 महीने पूरे हो जाएंगे, एक महीना बचेगा। तो 11 महीने बाद हम बता देंगे कि हमने जो अनुमान लगाया था वो कितना सही है और कितना गलत है। तो हम 11 महीने बाद 2023-24 का एक रिवाइज्ड एस्टीमेट भी जारी करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये चारों होते क्या है? होपफुली मैंने जिस प्रकार समझाना चाहा उस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया ना, तो उसको 2-3 बार इसी पोर्शन को देख लेना, मैं गारंटी से बोल रहा हूं समझ में अच्छे से आ जाएगा। इतना मुश्किल नहीं है समझना, बस थोड़ी अगर आपको फाइनेंशियल ईयर की नॉलेज है कि कौन से महीने में कौन सा फाइनेंशियल ईयर, ये अगर थोड़ी बहुत नॉलेज है फाइनेंशियल ईयर की, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एक ही बार के अंदर, ठीक है। तो ये चारों क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो चलिए, बजट एट ए ग्लेंस हमारा यहां पर खत्म होता है। हमने इसके सारे के सारे पॉइंट्स भी कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। चलिए।